उसमें एक चेंज है। ओके, हमारा जो साइकिट लर्न का एल्गोरिथम है उसमें एक पैरामीटर आता है एन इनिट, यानी कि ये सारा का सारा स्टेप्स, ये सारा का सारा स्टेप 1 to 6 को हम बार बार रिपीट करेंगे। कब, क्यों बार बार रिपीट करेंगे? ये जो रैंडमली सेलेक्ट की पॉइंट्स है ना, रैंडमली सेलेक्ट की पॉइंट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो रैंडमली सेलेक्ट की पॉइंट्स है ना, इसको हम बार बार करेंगे, बार बार रैंडमली सेलेक्ट करेंगे की पॉइंट्स को, और जो भी बेस्ट एल्गोरिथम आएगा उसको हम प्रपोज करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, एक बार एक अभी समझ जाएंगे। सपोज ये हमारा डेटा सेट है। सपोज मेरा पहला सेंट्रॉइड, पहला 2 सेंट्रॉइड का रैंडम इनिशियलाइजेशन यहाँ और यहाँ हो जाता है, तो क्या कभी 2 क्लस्टर्स बना पाएगा? आई मीन बना भी लिया, ये शिफ्ट हो के मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, या फिर सपोज हमारे पास आउटलायर्स हैं और मेरा 2 रैंडम सेंट्रॉइड यहाँ पे असाइन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे उस केस में? हमारा एल्गोरिथम फेल हो जाएगा उस केस में। इसीलिए हम n नंबर ऑफ टाइम्स इनिशियलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज पहले इन दोनों जगह असाइन हुआ, उसके बाद सेकेंड इनिशियलाइजेशन या फिर सेकेंड राउंड का इनिशियलाइजेशन ये 2 जगह होगा, मे बी कहीं भी हो सकता है ये रैंडम। ओके, थर्ड कहाँ पे होगा? थर्ड में भी यहाँ और यहाँ हो, फोर्थ में भी यहाँ और यहाँ हो। ये रैंडम होता है, इसीलिए हम बोल नहीं सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आउटलायर या नॉइज है और हमारे दोनों सेंट्रॉइड का इनिशियलाइजेशन नॉइज पे हो गया या फिर आउटलायर पे हो गया, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को एन टाइम, ये जो रैंडमली सेलेक्ट के पॉइंट्स है ना, ये रैंडम सिलेक्शन एन टाइम्स होता है, और एन हम चूज कर सकते हैं। ये जो रैंडम सिलेक्शन है ये एन इनिट यानी कि एन इनिशियलाइजेशन, ये हम चूज कर सकते हैं। ये 10 बार होगा या 20 बार होगा या 30 बार होगा, जितनी बार चाहें हम उतना बार कर सकते हैं इसको चूज। ये एंड करता है हमारा एल्गोरिथम का। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि के मीन्स की लिमिटेशंस क्या क्या है। ओके, लिमिटेशंस, और उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आई मीन के मीन प्लस प्लस जो एल्गोरिथम है वो के मीन्स की लिमिटेशंस को मिनिमाइज करने का एक नया या फिर अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, लिमिटेशंस, के मीन्स का एक मेजर लिमिटेशन ये है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने अपने होम इन्वायरमेंट पे टेस्ट किया तो हमें XYZ रिजल्ट आया। आई मीन एक्यूरेसी है 70, 80, 90%, कुछ भी 70% सपोज हमारा एक्यूरेसी आया। जब हम वही क्लाइंट के सामने जाते हैं, व्हेन यू गो टू द क्लाइंट, तो ये जो एक्यूरेसी है ये सस्टेनेबल नहीं है। आई मीन ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ये कभी 71% भी दे सकता है या फिर 60% भी दे सकता है, 90% भी दे सकता है क्लाइंट के सामने। तो ये हम अपने जो डेटा है उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि ये सेकेंड पॉइंट मेन रीज़न है, जो हमारा सेंट्रॉइड इनिशियलाइजेशन होता है वो रैंडमली होता है। अब इस रैंडमनेस के चलते सपोज पहला तो आया रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ओके, फर्स्ट लिमिटेशन इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और
दूसरा क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? क्योंकि अगर हम k इक्वल टू 2 लेते हैं तो फिर ठीक है, आई मीन एक हद तक ठीक है। अगर हम k इज इक्वल टू 7, 5, 6, 5 लेते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा, 5 सेंट्रॉइड्स का इनिशियलाइजेशन होगा। सपोज ये कंप्लीटली मेरा डेटा सेट से फिल्ड है, ओके। सपोज हमने 5 k इक्वल टू 5 ले रखा है, ये 2 नहीं है, ठीक है। तो रैंडम इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी हो सकता है। अब ये रैंडमली बार बार 5 को प्रॉपर जगह होना, ये रैंडमनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम अपना एल्गोरिथम एक रैंडमनेस के ऊपर डिपेंड होकर नहीं छोड़ सकते। तो इस रैंडमनेस को रिमूव करने के लिए हमने अब एक नया एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस किया जो है के मींस प्लस प्लस। अब देखते हैं के मींस प्लस प्लस में क्या ऐसा चेंजेस हम करेंगे कि ये के मींस के इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिमिटेशन को रिमूव कर दे। अब के मींस प्लस प्लस में सिर्फ सेकंड पॉइंट हम लेके आएंगे, सिर्फ सेकंड पॉइंट। रैंडमली सिलेक्ट के पॉइंट एंड कॉल देम एज सेंट्रॉइड, है ना, ये सेकंड पॉइंट, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको हम लेके आएंगे। क्या है, रैंडमली सिलेक्ट की पॉइंट्स, के मीन्स में ये रैंडमली नहीं होके प्रोबेबिलिस्टिकली हो जाएगा, ओके। ये रैंडमली हटके प्रोबेबिलिस्टिकली हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिस्टिकली का मतलब समझते हैं। सपोज हम के इनिशियलाइज किए हैं के इज इक्वल टू 2, ओके। सपोज ये एक रैंडम इनिशियलाइजेशन हुआ, इसको हम लोग C1 मानेंगे, ओके। अब C2 रैंडमली एलोकेट होना चाहिए, बट C2 रैंडमली एलोकेट नहीं होगा। C2 को एलोकेट करने के लिए या फिर C2 को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सभी डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करेंगे, ओके। सभी डिस्टेंस मेजर करेंगे सभी पॉइंट्स का, ओके। और हम लिखेंगे C1 से डिस्टेंस, ओके। सब इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं, इसको a, इसको b, इसको c, d, a b c d e लिख के हम डिस्टेंस लिखेंगे 1 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, 20 यूनिट, समथिंग यूनिट लिखेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंसेस कहाँ कहाँ पे है। अब सपोज 8, 9 एंड 20 आया, सपोज ये जो पॉइंट्स है ये मैक्सिमम दूरी पे है। तो यदि हम C2 यहाँ पे कहीं पे अगर सिलेक्ट कर ले अपना, यहाँ पे कहीं पे अगर हम अपना C2 सिलेक्ट कर ले, यानी कि सेंट्रॉइड 2, तो क्या वो रियल सेंट्रॉइड से नज़दीक होने की उसकी संभावना सबसे ज़्यादा हाई होगी, या फिर यूँ कह ले कि फाइनल सेंट्रॉइड जो हमारा सिलेक्ट होगा
शिफ्ट हो के, सपोज मैं एक रैंडम C2 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट हो के फाइनली यहाँ तक आता है। ओके, फाइनली यहाँ तक आता है। तो यहाँ पे C2 की होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है। तो हम रैंडमली इस रीजन में कहीं पे C2 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब हम C1 और C2 प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से सिलेक्ट करते हैं तो हमारा रैंडमनेस चला जाता है, सिवाय एक के। C1 जो है ये रैंडमली एलोकेट होगा, बाकी की C2 अगर हम 3 सेंट्रॉइड बना रहे हैं तो C3 और C4 जितने भी सेंट्रॉइड हैं ये सब के सब प्रोबेबिलिस्टिकली एलोकेट होंगे या फिर प्रोबेबिलिस्टिकली इनिशियलाइज होंगे। यही डिफरेंस है के मीन्स और के मीन्स प्लस प्लस में। बाकी सारा का सारा एल्गोरिथम सेम रहेगा, सिर्फ जो पॉइंट टू है ये चेंज हो जाएगा। प्रोबेबिलिस्टिक सेलेक्ट के पॉइंट एंड call them as centroid। ये हो गया के मीन्स प्लस प्लस। आइए देखते हैं अगर 3 क्लस्टर है तो क्या कैसे काम करेगा ये। सपोज हमने रैंडमली C1 यहाँ पे सिलेक्ट किया। ओके, अब इस C1 से हम सभी डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और इसका एक टेबल बना लेंगे सारे डिस्टेंसेस का। फिर देखेंगे कौन सा डिस्टेंसेस सबसे ज़्यादा हाई है। ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है कि ये डिस्टेंसेस सबसे ज़्यादा हाई है, तो हम अपना C2 यहाँ पे कहीं पे एलोकेट कर लेंगे। ओके, जब C1 और C2 मिल गया उसके बाद हम देखेंगे कि C1 और C2 से कौन से डिस्टेंसेस सबसे ज़्यादा हाई है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि CO2 यहाँ पे भी लाएंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि कौन सा डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हाई है। ये पॉइंट भी हो सकता है और ये पॉइंट भी हो सकता है, तो हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपना C3 यहाँ भी एलोकेट कर सकते हैं या फिर यहाँ भी एलोकेट कर सकते हैं। ऐसे काम करता है के मीन्स प्लस प्लस। अब हम देखते हैं दोनों के लिमिटेशंस, के मीन्स और के मीन्स प्लस प्लस के लिमिटेशंस। सी डेटा शुड बी फ्री ऑफ नॉइज, बिकॉज अगर नॉइज या फिर आउटलायर्स रहेंगे तो हमारा क्लस्टर ड्रैग्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट नॉइज। विच मीन्स सपोज अगर मेरा ये क्लस्टर है, कायदे से ये 2 क्लस्टर बनने चाहिए, लेकिन सपोज मान लेते हैं हमारा कोई आउटलायर है यहाँ पे, तो हमारा क्लस्टर कैसा बनेगा? हमारा क्लस्टर कुछ इस ढंग का बनेगा, विच वी डोंट वांट। सो डेटा शुड बी फ्री ऑफ क्लस्टर।